हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने डिमांड किया कि इकोलॉजी और इन्वायरमेंट की भी क्विज स्टार्ट की जाए, उसी डिमांड को देखते हुए इकोलॉजी और इन्वायरमेंट की आज पहली क्विज हम लोग करेंगे। और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि साइंस और साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्विज चलती रहेगी और हो सकता है कि इकोलॉजी और इन्वायरमेंट और साइंस एंड टेक्नोलॉजी दोनों की क्विज चलें। अलग अलग टाइमिंग उनकी कर दी जाएंगी जिससे कि आप दोनों में पार्टिसिपेट करें, अपनी नॉलेज को टेस्ट कर पाएं और साथ ही साथ नई नई इंफॉर्मेशंस कलेक्ट कर पाएं। तो इसके जो रूल्स हैं वही रहेंगे कि हर क्वेश्चंस के बाद आपको 10 सेकंड का वक्त मिलेगा और फिर आपको तुरंत ऑनलाइन इसका जवाब देना है। और जो लोग ऑनलाइन पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं वो उसी हिसाब से इस पूरी क्विज को लें और अपनी कॉपी में अपने आंसर्स को लिखते रहें और मिलाइए कि आपके कितने आंसर्स सही हुए हैं। तो होप कि आप लोग तैयार होंगे इस क्विज के लिए। तो चलिए इस क्विज को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में आपने पढ़ा होगा, अगर आपने इन्वायरमेंट वाली मेरी पूरी सीरीज देखी होगी जो मैंने स्पीसीज पे बनाई थी, तो आपने उसके बारे में जरूर पढ़ा होगा। तो इसके बारे में दो स्टेटमेंट है। इट इज द स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान, ये राजस्थान की स्टेट बर्ड है। दूसरा इसका स्टेटमेंट है, इट इज लिस्टेड एज अ क्रिटिकली इंडेंजर्ड ऑन द आईयूसीएन रेड डेटा लिस्ट, यानी आईयूसीएन की रेड डेटा लिस्ट में ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड में ये लिस्टेड है। तो ये दोनों स्टेटमेंट में कौन कौन से सही हैं? पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही हैं या कोई नहीं सही है? जल्दी से आंसर कीजिए। तो इसका आंसर मैं आप लोगों को बता देता हूं। इसका आंसर है बोथ 1 एंड 2, यानी कि दोनों इसके स्टेटमेंट सही हैं। ये स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान भी है और क्रिटिकली इंडेंजर्ड भी है आईयूसीएन रेड डेटा लिस्ट के अनुसार। तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि अभी रिसेंटली जो है वो डेजर्ट नेशनल पार्क जैसलमेर में जीआईबी एक्स यानी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एक्स को हैच किया गया है, यानी इसके अंडों में से बच्चे बाहर आए हैं। और ये अभी पिछले 6 महीनों के फ्रेम में सबसे ज़्यादा बच्चे जो हैं वो अंडों से बाहर आए हैं। तो इसी वजह से ये काफ़ी चर्चा में रहा और ये एक तरीके का बहुत ही अनूठा प्रयास है डेजर्ट नेशनल पार्क जैसलमेर में, जहाँ पे जीआईबी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के अंडों को हैच किया जा रहा है और इसकी पॉपुलेशन को, इसकी जनसंख्या को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, जिससे कि ये एक्सटिंक्शन यानी कि ये विलुप्ति की कगार पर जो आज बने हुए हैं उस विलुप्ति की कगार से बच जाएं। जीआईबी के बारे में अगर आपको पता ही होगा कि ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बर्ड, अब ये हैवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड, दुनिया की जो सबसे बड़ी उड़ने वाली पंछियों में से अगर बात की जाए तो सबसे बड़े पंछियों में से शामिल है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। और कभी मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि कभी ये पिकॉक आज हम लोगों का नेशनल बर्ड माना जाता है, लेकिन कभी ये इसके नेशनल बर्ड होने की रेस में ये सबसे आगे था और इसे माना जाता था कि एक वक्त पर कि नेशनल बर्ड घोषित कर दिया जाए। लेकिन आज इसका दुर्भाग्य है, अनफॉर्चुनेटली आज ये एक्सटिंक्शन पर है, यानी कि ये पूरी दुनिया में सिर्फ 150 के करीब ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बची हुई हैं और हो सकता है कुछ वक्त के बाद अगर इसे सही से कंजर्व नहीं किया जाएगा तो ये विलुप्त हो जाएंगी, ये खत्म हो जाएंगी। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेनिफिट्स ऑफ ग्रीन क्रेडिट स्कीम। ग्रीन क्रेडिट स्कीम के क्या बेनिफिट्स हैं? पहला स्टेटमेंट है, इट अलाउज फॉरेस्ट टू बी ट्रेडेड एज अ कमोडिटी, यानी कि जो जंगल होते हैं उनको एक वस्तु की तरीके से ट्रेड किया जा सकेगा, उन्हें उनका व्यापार किया जा सकेगा। दूसरा, इट अलाउज द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट टू आउटसोर्स वन ऑफ इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ रिफॉरेस्टिंग टू नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज, यानी कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है वो नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज को कुछ काम दे सकता है जंगल बचाने के कामों को दूसरे नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज को भी दे सकता है, ये अलाउ करता है ये ग्रीन क्रेडिट स्कीम। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट सही है, दोनों सही हैं या कोई सही नहीं है? जल्दी से आंसर कीजिए। तो इसके आंसर की बात की जाए तो इसके दोनों स्टेटमेंट सही हैं, यानी कि इसका सी वाला आंसर सही है, बोथ 1 एंड 2 सही हैं, यानी कि ये फॉरेस्ट को एज अ कमोडिटी भी ट्रेड करने का प्रावधान करता है और साथ ही साथ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है वो अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है रिफॉरेस्टिंग की, जंगल लगाने की, जंगल बचाने की, उसे किसी नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज को भी आउटसोर्स
थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि पहले ये होता था कि इंडस्ट्री कोई भी अगर जंगल की जगह पर कोई भी इंडस्ट्री लगती थी तो जो कंपनी इस इंडस्ट्री को लगाती थी तो गवर्नमेंट की स्कीम ये थी कि जितनी ज़मीन पर अगर जंगल की ज़मीन पर इंडस्ट्री लगी है तो उतनी ज़मीन पर जो है वो उसे जंगल उगाना पड़ता था, यानी एक ज़मीन खरीदकर उतनी ही जगह पर जंगल को उगाना पड़ता था या उससे ज़्यादा ज़मीन पर जंगल को उगाना पड़ता था। ये एक नियम था। अब इंडस्ट्रीज़ के पास ये टाइम नहीं था कि वो जंगल की ज़मीन खरीदें फिर उस पर जंगल उगाएं, फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें कंप्लीट करने में बहुत वक्त भी लग जाता था। तो इसके लिए अब एक प्रावधान ये हुआ कि अगर कोई भी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या कोई किसान जो हैं वो एक पर्टिकुलर ज़मीन पर को खरीदें या उसको ले लें और उस पर जंगल उगा लें, और जब ये जंगल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा मान्यता प्राप्त हो जाए तो ये इंडस्ट्री जब यहाँ पर स्थापित की जाएगी तो इसको ज़रूरत होगी जंगल जो है वो उगाए, लेकिन अगर ये नहीं उगाना चाहती तो पहले से उगाए हुए जंगल जो कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या किसानों द्वारा उगाए गए हैं उसको ये खरीद लेती है और खरीद कर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को सौंप देती है, जिससे क्या होता है कि उसका जो जंगल लगाने वाला जो एक नियम है वो भी फॉलो हो जाता है और इन लोगों को इसके पैसे भी मिल जाते हैं और वो मतलब ये उसे एज अ कमोडिटी इस इंडस्ट्री को बेच देते हैं और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का अपना भी नियम पूरा हो जाता है कि भाई जितना जंगल में इंडस्ट्री लगी है उतना जंगल उन्हें वापस मिल गया। तो इस तरीके से कमोडिटी की तरीके से इस जंगल को या इसके जंगल के सामानों को यूज किया जा रहा है। चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA, यानी NTCA के बारे में कौन से स्टेटमेंट सही हैं। ये एक संवैधानिक संस्था है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत। प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरमैन ऑफ NTCA, यानी NTCA का चेयरमैन जो है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, पहला, दूसरा, दोनों या कोई नहीं? जल्दी से बताएं। तो इसका पहला स्टेटमेंट सिर्फ सही है, यानी कि पहला वाला सही है, यानी ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि NTCA जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत आती है और इसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत बनाया गया है टाइगर कंजर्वेशन के लिए, यानी टाइगर को बाघों को बचाने के लिए। यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर जो है वो NTCA का चेयरमैन होता है, प्रधानमंत्री इसका चेयरमैन नहीं होता है। चलिए चौथे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने एक स्टेटमेंट जारी किया है 2019 के रिपोर्ट में। उन्होंने कहा है कि अरेबियन सी यानी इंडिया का जो वेस्ट कोस्ट है, पश्चिमी तट है, वहां पर जो साइक्लोन आने की जो टेंडेंसी है वो 400% तक बढ़ गई है और ये पहली बार हुआ है 1902 के बाद। 1902 के बाद ऐसा हुआ है कि 400% ज्यादा साइक्लोन इंडियन वेस्ट कोस्ट में आए हैं। तो कौन कौन से साइक्लोन जो है वो 2019 में अरेबियन सी में यानी वेस्ट कोस्ट में आए हैं, उनको बताएं आप लोग। वायु, पाबुक, कायर, बुलबुल, पवन, या फिर बी है वायु, पाबुक, कायर, बुलबुल, फानी। तीसरा ऑप्शन है पाबुक, वायु, कायर, बुलबुल और फानी, और चौथा ऑप्शन है वायु, हिक्का, कायर, महा और पवन। जल्दी से आंसर करें। तो इसका आंसर जो है वो चौथा सही है, वायु, हिक्का, कायर, महा और पवन। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि इसमें वायु, हिक्का, कायर, महा और पवन नाम के 5 साइक्लोन जो हैं वो आए हैं। ऐसा होता है कि इसके बारे में थोड़ा सा समझिए कि होता ये है कि जो ईस्टर्न कोस्ट है यानी कि बंगाल की खाड़ी है, सबसे ज़्यादा जो साइक्लोन भारत के तटों पर आते हैं वो बंगाल की खाड़ी में आते हैं और कम ही मात्रा में जो है वो अरेबियन सी यानी कि पश्चिमी तट के पास में आते हैं। लेकिन इस बार थोड़ा सा उल्टा हो गया है। वैसे तो हर साल जो है वो 5 साइक्लोन आते हैं जिसमें से लगभग 4 जो होते हैं वो इधर बंगाल की खाड़ी में आते हैं और एक जो है वो आता है अरेबियन सी में। लेकिन इस बार जो साइक्लोन आए हैं वो थोड़ा सा अजीबो गरीब हैं 2019 में।
इस बार ओवरऑल भारत के तटों पे 8 साइक्लोन आए, जिसमें से 5 साइक्लोन जो हैं वो आए हैं अरेबियन सी में, और साथ ही साथ सिर्फ 3 साइक्लोन पाबुक, फानी और बुलबुल ये तीनों आए हैं के ईस्टर्न कोस्ट पे, यानी कि बंगाल की खाड़ी में। तो अगर ये घटना अजीबोगरीब है तो आपको पता ही होगा कि यूपीएससी जो है ऐसी अजीबोगरीब घटना पर जरूर फोकस करती है, तो जरूर अच्छे से तैयार कर लीजिएगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन है, विच ट्राई स्टेट सेंचुरी हैज बीन डिक्लेयर एज अ इको सेंसिटिव जोन ESZ रिसेंटली, यानी कौन सी सेंचुरी 3 स्टेट में फैली है और इसे इको सेंसिटिव जोन जो है वो डिक्लेयर किया गया है रिसेंटली। नेशनल चंबल सेंचुरी, गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कॉर्बेट नेशनल पार्क, जल्दी से बताएं। तो इसका आंसर ए सही है, यानी नेशनल चंबल सेंचुरी। नेशनल चंबल सेंचुरी जो है वो 3 स्टेट में फैली हुई है और साथ ही साथ इसे इको सेंसिटिव जोन जो है वो डिक्लेयर किया गया है। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि ये जो नेशनल चंबल सेंचुरी है ये 3 प्रदेशों को में फैली हुई है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के अंदर। और इसमें 75% जो भारत में घड़ियाल हैं वो सिर्फ इसी नदी में यानी कि चंबल नदी में पाए जाते हैं, और साथ ही साथ इसमें गैंगेटिक डॉल्फिन्स पाई जाती हैं, 180 स्पीसीज की माइग्रेटरी बर्ड्स पाई जाती हैं। तो इसे इको सेंसिटिव जोन जो है वो डिक्लेयर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोल्डन बर्ड विंग दैट वाज सीन इन न्यूज रिसेंटली बिलोंग्स टू विच फैमिली ऑफ स्पीसीज, यानी गोल्डन बर्ड विंग जो है वो काफी चर्चा में रही। आखिर ये किस स्पीसीज यानी किस स्पीसीज में ये बिलोंग करती है? हमिंग बर्ड है, ये बटरफ्लाई है, स्पाइडर है, स्नेक है, जल्दी से आंसर करें। तो इसका आंसर है बटरफ्लाई, यानी कि गोल्डन बर्ड विंग जो है वो एक बटरफ्लाई है, एक तितली है। तो मैं आपको बता दूं कि काफी चर्चा में क्यों रह रही है, क्योंकि ये भारत की सबसे बड़ी बटरफ्लाई घोषित अभी की गई है, लार्जेस्ट बटरफ्लाई ऑफ इंडिया घोषित की गई है गोल्डन बर्ड विंग। इससे पहले साउथर्न बर्ड विंग जो है वो लार्जेस्ट बटरफ्लाई मानी जाती थी 88 सालों से, जबकि ब्रिटिश मिलिट्री ऑफिसर ने इसे जब रिसर्च किया था 1932 में, तो पिछले 88 सालों से साउथर्न बर्ड विंग को सबसे बड़ी बटरफ्लाई माना जाता था, और इसकी जो विंग स्पैन है वो 194 mm का है। चलिए 7वें क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो 7वें क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े तो द ऑपरेशन क्लीन आर्ट, ये न्यूज में काफी रहता है। ये क्लीन ऑपरेशन क्लीन आर्ट किस चीज के लिए है? प्रोटेक्शन ऑफ टाइगर्स, प्रोटेक्शन ऑफ मोंगूज, मोंगूज का मतलब होता है नेवला, नेवले को बचाने के लिए, प्रोटेक्शन ऑफ ऑलिव रिडले टर्टल, एक विशेष प्रकार का कछुआ है, उसको बचाने के लिए, और प्रोटेक्शन ऑफ एलिफेंट्स यानी कि हाथियों को बचाने के लिए। जल्दी आंसर करें। तो इस क्वेश्चन का आंसर है प्रोटेक्शन ऑफ मोंगूज, यानी कि नेवले को बचाने के लिए ऑपरेशन क्लीन आर्ट जो है वो चलाया गया है। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ऑपरेशन क्लीन आर्ट जो है वो मोंगूज हेयर, जो मोंगूज हेयर यानी नेवले के जो बाल होते हैं उनकी तस्करी की जाती है, उसको रोकने के लिए चलाया गया है। भारत में नेवले की 6 स्पीसीज पाई जाती हैं, और इसमें जो ग्रे मोंगूज होता है यानी कि भूरा जो नेवला होता है उसके बालों की तस्करी की जाती है, और इस बालों से ब्रश बनाया जाता है, यानी पेंटिंग ब्रश को बनाया जाता है। बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल ब्रशेज इससे बनते हैं, बहुत ही कीमती ब्रशेज बनते हैं। तो इस ब्रश को बनाने के लिए इस हेयर का यानी कि नेवले के बालों का उपयोग किया जाता है, और इसके हेयर की तस्करी के लिए इनको मारा जाता है। 8वां क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज मियावाकी मेथड रिसेंटली इन न्यूज? मियावाकी मेथड क्या है जो कि न्यूज में है? यूनिक मेथड ऑफ फॉरेस्ट क्रिएशन, यानी जंगल उगाने का एक यूनिक तरीका। टाइगर मॉनिटरिंग मेथड, यानी कि टाइगर को मॉनिटर करने का, जंगलों में टाइगर को मॉनिटर करने का एक तरीका। मेथड टू प्रिवेंट फिशिंग अटैक,
यानी फिशिंग जो है वो एक साइबर क्राइम होता है, उसके अटैक से बचने का तरीका। यूनिक मेथड ऑफ एक्वाकल्चर, यानी पानी में जो चीजें प्लांट्स या और सारी चीजें उगाई जाती हैं, तो ये मेथड है एक्वाकल्चर का। जल्दी बताएं। तो इसका सही आंसर है यूनिक मेथड ऑफ फॉरेस्ट क्रिएशन। मियावाकी मेथड जो है वो एक बहुत ही यूनिक तरीका है फॉरेस्ट को बढ़ाने का, फॉरेस्ट को तैयार करने का, जंगलों को उगाने का। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि कैसे ये किया जाता है। सबसे पहले जो बीजों को पहले बोया जाता है, फिर उन बीजों से जो छोटे छोटे पेड़, छोटे छोटे पौधे यानी कि 2-3 पत्तियों वाले पौधे जो हैं वो जब निकलते हैं, तो इन पत्तियों वाले पौधों को फिर उसके बाद एक ऐसी जगह प्लांट किया जाता है जहां पर जालियों से इन प्लांट्स को घेर दिया जाता है। जालियों से प्लांट को घेरने से होता यह है कि इसमें जितना सूरज की रोशनी मिलनी चाहिए उससे बहुत कम, यानी सिर्फ 40% रोशनी जो है इन प्लांट्स को मिलती है, जिससे प्लांट्स की ग्रोथ जो है वो बेहतर ढंग से हो पाती है। फिर उसके बाद फिर इन्हीं जो ये थोड़े से बड़े होते हैं पौधे, तो फिर इनको ऐसी जालियों में रखा जाता है जहां पर सिर्फ 60% जो है वो सूर्य की रोशनी इन तक पहुंच पाती है। फिर इसके बाद फिर इनको जो है वो नेचुरल, इन प्लांट्स को जब थोड़े से बड़े हो जाते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट पे इनको रख दिया जाता है। और फिर उसके बाद कुछ दिनों के बाद इनको पास यानी बिल्कुल करीब करीब रोप कर बिल्कुल इनको छोड़ दिया जाता है। इसे इन्हें अपने तरीके से बढ़ने के लिए बिल्कुल नो मैनेजमेंट इज बेस्ट मैनेजमेंट की टेक्निक के साथ, यानी कि फिर कोई भी मैनेजमेंट इनका नहीं किया जाता है, इन्हें बढ़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। इस जो टेक्निक से कहते हैं कि जो बताया जाता है कि जो फायदा होता है ये है कि जो 200 से लेकर 300 सालों में जो फॉरेस्ट उगते हैं, जितने बड़े होते हैं या जितने डेंस होते हैं, जितने घने होते हैं, वो सिर्फ आप इसकी मदद से 20 से 30 सालों में वो जंगल उगा सकते हैं। यानी जंगलों को जितना घना या जितना ज़्यादा उपजाऊ होने में जितना 200 से 300 साल का वक्त लगता है, उतना ही 20 से 30 साल में आप इस मेथड, मियावाकी मेथड से उन जंगलों को उगा सकते हैं, जंगलों को घना बना सकते हैं। तो ये अभी चर्चा में इस वजह से रहा क्योंकि अभी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कैग की न्यू दिल्ली के ऑफिस में इसी मियावाकी मेथड की मदद से एक अर्बन फॉरेस्ट यानी शहरी जंगल को उगाने की कोशिश की गई है। तो इसी वजह से ये काफ़ी चर्चा में रहा। इसे जापानीज बॉटनिस्ट अकीरा मियावाकी ने इस मेथड की खोज की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ग्रीन एजी प्रोजेक्ट। ग्रीन एजी प्रोजेक्ट के बारे में स्टेटमेंट है, इट एम्स टू रिड्यूस इमिशन फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड इंश्योर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। यानी कि ये इसका जो एम है, ग्रीन एजी प्रोजेक्ट का जो एम है वो है कार्बन डाइऑक्साइड के इमिशन को एग्रीकल्चर और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के द्वारा रोकना या कम करना। और दूसरा इसका स्टेटमेंट है, द ग्रीन एजी प्रोजेक्ट इज फंडेड बाय वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक द्वारा ये फंडेड किया गया है ग्रीन एजी प्रोजेक्ट। तो जल्दी से आंसर करें, पहला दूसरा दोनों या दोनों स्टेटमेंट सही हैं या दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। जल्दी से आंसर करें। तो इसका जो आंसर सही है वो सिर्फ पहला सही है, यानी कि इसका काम जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के इमिशन को रोकना है वाया एग्रीकल्चर या सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की मेथड से। दूसरा स्टेटमेंट इसका गलत है, वर्ल्ड बैंक जो है इसे पोषित नहीं कर रहा है, फंड नहीं कर रहा है। तो ये जो ग्रीन एजी प्रोजेक्ट है इसके बारे में थोड़ा सा और जान लें कि ये जो ग्रीन एजी प्रोजेक्ट है इसको मिजोरम में इसकी शुरुआत अभी की गई है और ये एग्रीकल्चर के और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के द्वारा एमिशन को यानी कार्बन डाई एमिशन को रिड्यूस करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड के जो ग्रीन हाउस गैस है उसको कम करने में मदद करेगा। इसमें 5 स्टेट जो होंगे वो शामिल होंगे यानी ग्रीन एजी प्रोजेक्ट में, मिजोरम, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और उत्तराखंड। और इसे फंड जो है वो वर्ल्ड बैंक ने नहीं किया है, इसे ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी
ने इसको फंड किया है। ये पायलट प्रोजेक्ट जो है वो खत्म हो जाएगा 31 मार्च 2026 तक। ये पायलट प्रोजेक्ट 5 स्टेट में खत्म हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है, Z0 प्लान रिसेंटली इन न्यूज वाज अनाउंस्ड बाय विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज। Z0 प्लान जो है वो किस कंट्री ने अभी अनाउंस किया है? इंडिया ने, रशिया ने, यूके ने, कनाडा ने? जल्दी आंसर करें। तो इसका आंसर है यूके, यानी यूके ने इसको प्लान किया है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इस Z0 प्लान का जो एम है वो ग्रीन हाउस इमिशन को कम करना है एविएशन इंडस्ट्री से। एविएशन इंडस्ट्री का मतलब ये है कि जो जहाज उड़ान भरते हैं ये बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इमिट करते हैं, कार्बन इमिशन करते हैं। इन जहाजों के फ्यूल से निकलने वाला जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन इमिशन है, उसको रिड्यूस करने का प्लान बनाया है यूके ने, जिसे Z0 प्लान कहा गया है। एविएशन इंडस्ट्री जो है वो जितना भी कार्बन इमिशन पूरी दुनिया में होता है, तो हवाई जहाज़ों से निकलने वाला जो कार्बन है वो जितना भी कार्बन पूरी दुनिया में प्रोड्यूस हो रहा है उसमें जो कंट्रीब्यूट करता है 2% करता है, और ये 70% बढ़ गया 2005 से, और माना जाता है कि 2050 तक 300% ये और बढ़ जाएगा। तो होप कि आप लोगों ने इस टेस्ट को एंजॉय किया होगा। तो जिन लोगों के 5 क्वेश्चन सही हैं या उससे कम सही हैं, तो ये समझ लें कि अभी और भी इनको मेहनत करने की ज़रूरत है। अच्छा ये कर लेंगे, लेकिन अभी और मेहनत करने की ज़रूरत है। 7 क्वेश्चन तक जिसके सही हैं वो ठीक ठाक हैं, अच्छा है, बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर आपके 7 से भी अच्छे क्वेश्चन हैं, यानी 8, 9 या 10 क्वेश्चन सही हैं, तो इसका मतलब आपकी तैयारी काफ़ी बढ़िया है। तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्विज में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। मे गॉड ब्लेस यू।